देखिए, पिछले क्लास में हम लोग जो जो पढ़े हैं एक बार फार्मूला रिवाइज कर लें। सबसे पहले पढ़े थे हम लोग औसत धारा के बारे में। औसत धारा था I बराबर डेल्टा क्यू, एवरेज लिखते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। दूसरा फार्मूला औसत धारा का ही था इंटीग्रेशन आई डी टी बाई इंटीग्रेशन डी टी। एक तात्क्षणिक धारा का था I बराबर डी क्यू बटा डी टी। ये तीन फार्मूला शुरू वाला था। इसके बाद हम लोग पढ़े थे अपवाह वेग। अपवाह वेग का फार्मूला आया था वी डी इज इक्वल टू आई बाई एन ए ई, जिसमें ध्यान देना है कि n एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, I धारा है और E है इलेक्ट्रॉनिक आवेश। I बटा ए को धारा घनत्व भी कहते हैं, जिसको J से लिखा जाता है। तो VD का एक और फार्मूला हो गया J बटा एन ई। सदिश के रूप में लिखते हैं तो VD बराबर माइनस J बटा एन ई था। ये फार्मूला हुआ, एक ये हुआ। सदिश के रूप में लिखते हैं धारा घनत्व को, तो पढ़े थे I बराबर J डॉट ए या जे ए कॉस थीटा। जे ए कॉस थीटा, थीटा क्या है? तो धारा घनत्व और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। अपवाह वेग का फिर और दोहराने में दोहराते हैं कि पढ़े थे कि यदि किसी चालक से प्रति सेकंड n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता हो तो धारा का मान I बराबर n इंटू ई है। यहाँ गड़बड़ाइएगा नहीं, यहाँ पर n है प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और एक VD बराबर I बटा एन ई में क्या आता है, इसमें n होता है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके बाद एक पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय गति के कारण धारा क्या होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन भी वेग से गति करता हो r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर, तो I बराबर लिखते हैं Q बाई टी। Q के जगह पे E, T के जगह पे 2 पाई R बटा भी चला गया ऊपर, तो EV बटा 2 पाई R। इलेक्ट्रॉन जिधर चलता है उसके विपरीत दिशा में धारा की दिशा दिखाते हैं। V बटा R को V बराबर R ओमेगा संबंध से ओमेगा बराबर V बटा R लिख सकते हैं। तो I का एक और फार्मूला हो गया E ओमेगा बटा 2 पाई। V बटा R के बदले लिखती हैं ओमेगा। तो एक फार्मूला हुआ I बराबर EV बटा 2 पाई R, और ये हुआ एक I बराबर E ओमेगा बटा 2 पाई। इसके बाद फिर क्या आया? इसके बाद हम लोग पढ़े अपवाह वेग का ही फार्मूला था सदिश के रूप में VD बराबर E इंटू ई बाई एम ई इंटू टाउ, माइनस चिन्ह के साथ था। या इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, बिना सदिश के अगर लिखें तो VD बराबर हो गया E इंटू ई बटा एम ई इंटू टाउ। आइए अब आज लिखना है आपको, कहाँ से, वहाँ से लिखते हैं। और भी पढ़े थे, रो का व्यंजक पढ़े थे, प्रतिरोधकता का व्यंजक पढ़े थे। अब आगे लिखते हैं। एक टर्म आपको पढ़ना है गतिशीलता। गतिशीलता बोलते हैं मोबिलिटी को। मोबिलिटी ये क्या होता है? तो देखिए एक फार्मूला पढ़े हम लोग VD बराबर E इंटू ई बटा एम ई इंटू टाउ। बिना सदिश के लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं, सदिश लिखते हैं तो चिन्ह माइनस कर देते हैं। तो अपवाह वेग गतिशीलता क्या होता है? VD बटा E बराबर हो गया जो E इंटू टाउ बटा एम ई। इसमें E को इधर कर लिए तो E टाउ बटा एम ई यहाँ बच गया। तो VD बटा E को ही बोलते हैं गतिशीलता। परिभाषा क्या होगा कि एकांक विद्युतीय क्षेत्र के लिए अपवाह वेग को, अपवाह लिखा हुआ है, लिखने में थोड़ा हो गया, सही कर देते हैं, के लिए
अपवाह वेग या अपवाही वेग भी बोलते हैं, वेग को गतिशीलता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से सूचित किया जाता है, म्यू से सूचित किया जाता है। फॉर्मूला क्या बनेगा? म्यू बराबर वी डी बटा ई, बड़ा वाला ई, और वी डी बटा ई के बदले लिख देंगे ये ई टाउ बटा एम ई। आपसे गतिशीलता का मात्रक भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो मात्रक बना दें यहाँ पर। गतिशीलता का मात्रक देखिए, ये वी डी अपवाह वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक लिखते हैं न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर भी। तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड, कूलम चला गया ऊपर और न्यूटन रह गया नीचे। तो ये हो गया मीटर कूलम बटा न्यूटन पर सेकंड, या वोल्ट प्रति मीटर से भी बना सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड तो ऊपर लिख दिए, और वोल्ट प्रति मीटर भी लिखते हैं। तो मीटर मीटर ऊपर चला गया, तो ये मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड प्रति वोल्ट भी हो गया, या यहाँ पर हो गया मीटर कूलम प्रति सेकंड प्रति न्यूटन। तो ये अब गतिशीलता हो गया। अब अगला टॉपिक इसके बाद देखिए चालकत्व है। चालकत्व, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या चीज होता है ये? तो बोलते हैं प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है या चालकत्व कहते हैं। ऐसा भी बोलते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, मतलब चालकत्व बराबर हो गया 1 बटा प्रतिरोध। इसको कैपिटल जी से सूचित करते हैं, तो जी बराबर 1 बटा आर, ये हुआ फॉर्मूला। अच्छा, मात्रक इसका क्या लिखेंगे? तो मात्रक लिख दें 1 बटा ओम, तो इसको ओम इनवर्स भी लिखते हैं या MHO भी लिखते हैं। ऐसे समझिए आप कि ओम को लिखते हैं OHM, यहाँ लिखने का परिपाटी है उल्टा लिख दिए, M पहले HO, MHO, मो बोलते हैं इसको। ये हो गया चालकत्व और इसका मात्रक। ऐसा ही एक छोटा और परिभाषा है प्रतिरोधकता और चालकता का। तो प्रतिरोधकता के बारे में तो आप पढ़ ही लिए थे, रो के बारे में, या विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। एक देखिए चालकत्व है, सॉरी चालकता। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को बोलते हैं चालकता। आया था उस दिन परिभाषा में ये भी, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के बारे में क्या बोलें कि प्रतिरोधकता, जिसको रो से लिखते थे, या विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम माने उल्टा, इनवर्स, व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं, सिग्मा से सूचित किया जाता है। सिग्मा बराबर हो गया 1 बटा रो। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना कि सिग्मा और रो का गुणनफल क्या होता है, तो सिग्मा और रो का गुणनफल 1 होगा, जी और आर का गुणनफल भी 1 होगा। इसका मात्रक लिख दें यहाँ पे, मात्रक हो गया 1 बटा, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, तो लिखेंगे ओम मीटर इनवर्स।
अब प्रतिरोधकता का परिभाषा उस दिन हम दिए थे, एक और बात समझ लीजिए, परिभाषा के रूप में ही इसको लिख सकते हैं, उस दिन वाला भी हम बोलते हैं, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको रो से सूचित किया जाता है। पहले देख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। R बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए। क्या बोले थे कि यदि L का मान 1 ले लें मीटर और A बराबर 1 वर्ग मीटर, तब R का मान हो जाता है रो के बराबर। अतः तो परिभाषा क्या दिए थे, यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो तो उसका प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता के बराबर होता है। ऐसा सिचुएशन हमको आसानी से कहाँ देखने को मिलेगा, तो देखिए एक घन बनाते हैं, इस घन की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर लें, और इसके आमने सामने के सतहों के बीच का प्रतिरोध निकालें। तो आमने सामने का सतह मान लेते हैं, एक सतह ये हो गया और इसके सामने वाला सतह इधर वाला हो गया, उस साइड वाला। ये क्या कहना है वो सुनिए कि कैसा घन लिए हैं। तो इसकी लंबाई है 1 मीटर, 1 मीटर, चौड़ाई भी है 1 मीटर और ऊंचाई भी है 1 मीटर। तो देखिए इधर से धारा भेजेंगे और इधर धारा निकलना है, तो अब लंबाई ये गिनती में आएगा। तो L बराबर हो गया 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये वाला हो गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना, तो लंबाई 1 मीटर और चौड़ाई भी 1 मीटर, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल हो गया A बराबर 1 वर्ग मीटर। अब परिभाषा बना सकते हैं, क्या बोलेंगे कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ के बने 1 मीटर की भुजा वाले घन के आमने सामने के सतहों के बीच के प्रतिरोध के बराबर होती है। कितना मीटर लंबाई का घन लेना है, 1 मीटर घन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 मीटर। तो ये चित्र बना दीजिएगा और इसके बाद हम परिभाषा लिख रहे हैं। लिखते हैं परिभाषा, इसी को साइड कर देंगे, यहाँ लिखते हैं, बोलते हैं अतः किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ से या उस पदार्थ के बने 1 मीटर की भुजा वाले घन के आमने सामने की सतहों के बीच के प्रतिरोध के बराबर होती है, प्रतिरोध के बराबर होती है। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ये हो गया प्रतिरोधकता का व्यंजक। अब देखिए आगे, प्रतिरोधकता का व्यंजक हो गया प्रतिरोध। अब आगे कुछ सवाल बनाते हैं। नहीं, पहले थोड़ा वीमा लिख दें। वीमीय सूत्र भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो अलग अलग भौतिक राशि का हम इस पेज पर वीमीय सूत्र लिख दें। तो इसमें वीमीय सूत्र में सबसे आपको पहले मिलेगा विद्युत धारा का वीमीय सूत्र लिखते हैं A या I। अच्छा, इसके बाद मिलेगा आपको विभवांतर क्या होता है, सेल के बारे में आगे पढ़ना है, पढ़ेंगे इसके बाद। तो विभवांतर बराबर होता है एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। Q आवेश को ले जाने में किया गया कार्य अगर W हो तो एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W/Q होता है।
तो कार्य का हम लोग विमीय सूत्र लिखते हैं। कार्य का होता है ml2t-2 और बटा आवेश का विमीय सूत्र लिखते हैं I/T। आवेश का लिखते हैं A/T। कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पर लिखते हैं आवेश बराबर होता है धारा गुना समय, तो आवेश बराबर लिखते हैं A/T। तो इसमें T को ऊपर कर लीजिए और A को भी ऊपर कर लीजिए, तो ये हो गया ml2t-3 और A-1। ये हो गया विभवांतर का विमीय सूत्र। अब लिखते हैं प्रतिरोध का। प्रतिरोध V बराबर IR होता है, तो R बराबर लिख सकते हैं V/I। अब देखिए विभवांतर भी हमारे पास है और I भी है, तो विभवांतर का लिखते हैं ml2t-3 A-1 और धारा के लिए A लिखते हैं, तो ये हो गया ml2t-3 A-2। प्रतिरोध हो गया। अब विशिष्ट प्रतिरोध नहीं, चालकत्व तो लिख दें। चालकत्व में क्या हुआ? तो 1/R को बोलते हैं G बराबर 1/R। विमीय सूत्र लिखने में कोई झंझट नहीं है, R इसमें सब उल्टा कर देंगे, पावर का चिन्ह बदल जाएगा। m-1 L-2 T3 A2 हो गया। अच्छा, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो R बराबर ρ×L/A होता है, ρ×L/A, या रो बराबर होता है R×A/L। प्रतिरोध बना दिए हैं, यही लिखेंगे प्रतिरोध वाला। ml2t-3 A-2 क्षेत्रफल का होता है L² और लंबाई का L, L कट गया, तो ये हो गया ml2 हो गया ना, एक L बचा हुआ है, ml3t-3 A-2। ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध का। एक था प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा। प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा से जिसको लिखे थे, फार्मूला आया था RT बराबर R0 × 1 + अल्फा T का फार्मूला था। तो उसमें अल्फा के बारे में बोले थे, पर डिग्री सेंटीग्रेड मात्रक होता है इसका, विमीय सूत्र होता है K-1। पर डिग्री सेंटीग्रेड है तो विमा में तापमान के लिए K का उपयोग करते हैं, तो K इनवर्स हो गया। ये हो गया इतना विमीय सूत्र, नया नया पद जो मिला था उसका लिख दिया। अच्छा, अब इसमें एक दो सवाल देखते हैं। सवाल सिंपल है। R बराबर ρ×L/A पर क्वेश्चन है, ρ/L/A पर। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि L क्या होता है। तो L वो लंबाई लेना चाहिए जिधर धारा प्रवाहित होती है, और A क्या होता है? L के बारे में क्या बोले कि ये लंबाई है धारा के अनुदिश, धारा की दिशा में, और धारा के लंबवत दिशा में क्षेत्रफल होता है। धारा के लंबवत दिशा में क्षेत्रफल रखना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि चित्र में M तथा N के बीच का प्रतिरोध बताएं यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता रो है। अब चित्र बनाते हैं। चित्र में एक घनाभ है, घनाभ ऐसा है, देखिए ये ठोस पदार्थ है, ठोस घनाभ है। अच्छा, M और N कहाँ है? तो इधर है M और इधर है N। ये M और ये N। ये वाला मान लीजिए X है, ये वाला चौड़ाई है Y
और जो ये ऊंचाई देख रहे हैं ये है जेड। अब एन एम और एन के बीच में प्रतिरोध निकालना है, तो फॉर्मूला तो होगा आर बराबर रो इंटू एल बाई ए ही लगेगा। लंबाई कौन चाहिए, तो जिधर धारा प्रवाहित होती है, तो धारा एम से एन की ओर जा रही है, तो इस दिशा में कितना लंबाई लिख चलेगी धारा, एक्स, तो लंबाई हो गया एक्स, तो एल के जगह पर हम लोग लिख देंगे एक्स। और क्षेत्रफल के बारे में क्या बोलें कि धारा के प्रवाहित होने के लंबवत दिशा में, तो लंबवत दिशा का क्षेत्रफल यही क्षेत्रफल हो गया। देखिए तो ये लंबाई गुना चौड़ाई इसका कर दीजिए, इस सतह का क्षेत्रफल का बात कर रहे हैं, ये वाला धारा के लंबवत दिशा में यही क्षेत्रफल है। तो इसका एक भाग y है और एक भाग z है, तो y इंटू जेड कर दीजिएगा तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल लिखा जाएगा y इंटू जेड, तो ये इसका प्रतिरोध हो गया। अब m और n की स्थिति को बदल दें अगर, तो प्रतिरोध भी इसका बदल जाएगा। अगले सवाल में उसको देखते हैं। एक क्वेश्चन हुआ, अगला फिर सवाल देखिए। क्वेश्चन है कि m तथा n के बीच प्रतिरोध ज्ञात करें। प्रतिरोध ज्ञात करें यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता रो है। वही चित्र है लेकिन m और n का पोजीशन बदल गया है। देखिए एक ये हो गया ऐसे और ये एक घनाभ बन गया। ऊपर से धारा आएगा और नीचे वाले सतह से निकलेगा। धारा का दिशा ऐसे दिखाया गया। तो ये हो गया m और ये हो गया n। एक्स वाई जेड हमारा पहले जैसा ही है। ये है x, ये वाला है y और ये ऊंचाई है z। अब देखिए इसमें धारा कितना लंबाई चल रहा है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो लंबाई तो z हो गया। तो फार्मूला लगा देंगे r बराबर रो इंटू एल बाई ए में l के जगह पर लिखेंगे z और क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे, तो लंबाई का लंबवत ये क्षेत्रफल हो गया। देखिए इसका क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, तो ये वाला लंबाई है x और ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई वही है जो ये वाला है y। तो क्षेत्रफल हो गया इसका x इंटू वाई। तो ये दो सवाल से आपको ये समझना, मैंने समझे होंगे कि r बराबर रो इंटू एल बाई ए में l क्या होता है और a क्या होता है। तो l वो लंबाई है जिधर धारा प्रवाहित होती है और a वो क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल मतलब कि धारा के प्रवाहित होने के लंबवत दिशा में क्षेत्रफल। अगला फिर एक और अगला जो क्लास में ये सब जो बताएंगे उसमें कुछ सवाल और बताएंगे। आर टी बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी पर सवाल, या एक वो फार्मूला था R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1 पर क्वेश्चन, और अभी तक जो पढ़े हैं उसी पर कुछ न्यूमेरिकल 3 4 5 तो बताएंगे।